हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए, एग्जाम्स आ ही रहे हैं तो हम सबको पता है कि एग्जाम्स में आजकल एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो एमसीक्यूज की सीरीज है ये पार्ट 1 है 30 क्वेश्चंस का। डिटेल्ड में इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसको चैप्टर सेल का है, क्लास 9 बायोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ प्लास्टिड इज कलरलेस। तो किस टाइप का प्लास्टिड कलरलेस होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको आगे आंसर्स देखने से पहले इसको अच्छे से अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आंसर देने की, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और प्लास्टिड। तो इसका आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। अब इसका आंसर ल्यूकोप्लास्ट क्यों है? क्योंकि पूछा है कि कौन सा कलरलेस है। तो जैसा आप देखिए, आपने अगर मेरे साथ दूसरे सेशन में बने रहे हैं तो आपने देखा होगा कि प्लास्टिड्स के टाइप दो होते हैं, कलर्ड और एक नॉन कलर्ड। तो कलर्ड में दो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर। ल्यूकोप्लास्ट नॉन कलर्ड होता है, इसलिए इसका आंसर नॉन कलर्ड है क्योंकि कलरलेस पूछा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इससे हम लगभग बाकी चीजें भी कवर कर रहे हैं। अगर किसी ने ग्रीन पूछ लिया कौन सा होता है, या ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन पूछ लिया, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं इससे। सेकंड क्वेश्चन है एस सी आर स्टैंड फॉर। तो एस सी आर क्या होता है? तो आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। आपको पता होना चाहिए, जब आप सेल का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बात हुई थी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हुई थी तो उसके दो पार्ट्स थे, एक स्मूथ और एक रफ। तो स्मूथ के लिए था ये स्मूथ, राइट। तो इसीलिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ईआर के दो टाइप्स थे, एक स्मूथ और एक रफ। तो बेसिकली इस केस में आंसर बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि इस पे आप देख रहे होंगे डॉट डॉट्स नहीं है। तो ये डॉट डॉट्स नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, इसलिए स्मूथ है ना। क्वेश्चन 3 बोलता है कि वी से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज रफ बिकॉज व्हाट आर अटैच डैश 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 आर अटैच टू इट। तो पूछ रहा है कि क्या अटैच होता है, किस वजह से इसको रफ कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पीछे सेशन में भी पढ़ा था, रफ इसलिए होते हैं क्योंकि क्या, किस लिए होते हैं? हाँ जी, इसलिए होते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या अटैच होता है? हाँ जी, इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये ईआर का डायग्राम है, ये वाला पोर्शन रफ का है और ये वाला स्मूथ का है, ठीक है। तो रफ जिनके ऊपर डॉट डॉट्स है वो बेसिकली डॉट डॉट्स इज इक्वल टू राइबोसोम्स, तो इसलिए इनको रफ ईआर बोला जाता है, ठीक है। आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आर ई आर। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इन ए सेल इज। तो वो पूछ रहा है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है सेल के अंदर। तो इनमें से हमें ऑप्शन देखना है। तो जैसे कि अभी हमने पिछले डायग्राम में भी देखा था, तो ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर कहाँ पाई जाती है? जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो ये ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर से, ट्यूबुल्स की स्ट्रक्चर से, जब हमने ईआर पढ़ा था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल विद ए पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस इज, यानी वो सेल जिसका पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको क्या कहेंगे? हाँ जी, तो जैसा हम पढ़ते ही आए हैं, दो टाइप्स की सेल्स हैं, जो कि पूरी डेवलप्ड है और जो डेवलप नहीं है। तो जो डेवलप्ड है वो यूकारियोटिक होती है, जो डेवलप नहीं हुई वो प्रोकारियोटिक होती है। तो अगर जो डेवलप नहीं है तो वो एक तरीके से उसका न्यूक्लियस जो है पूरा डेवलप नहीं हुआ है। अगर न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है तो इस हिसाब से कौन सी होनी चाहिए वो? हाँ जी, इस हिसाब से प्रोकारियोटिक होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ तो उसको न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, यानी वो इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि किसके अंदर डीएनए है अदर देन न्यूक्लियस। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम सेल पढ़ते हैं तो कि किस किस के अंदर डीएनए है। तो अगर हम इस केस में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा होता है जिसके अंदर अपने डीएनए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकार्योटिक सेल्स इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो डिफाइन नहीं हुआ सही से। अगर ये बोलता है डिफाइन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एक तरीके से अभी वो प्रीमैच्योर स्टेज में। अगर प्रीमैच्योर स्टेज में हुआ तो किस में हो सकता है? प्रोकार्योटिक स्टेज में ही होगा, राइट। तो प्रीमैच्योर हुआ तो कौन सा हुआ फिर वो? हाँ जी, न्यूक्लियोइड हुआ इस केस में, ठीक है। ये पूछता है कि किसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का, यानी कि सेल का पावर हाउस क्या होता है। तो ये हमारे पास चार चीजें दी गई हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, लाइसोसोम और रेड ब्लड सेल्स। तो पावर हाउस किसको बोलते हैं इसमें? हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया को इसका पावर हाउस बोलते हैं। अच्छा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए खाने से
थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है फूड से, जो फूड सेल के अंदर आता है, ठीक है। इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस एनर्जी हाउस जिस टाइप के से हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगला सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो अगर हमने पीछे के सेशन में ध्यान दिया हो तो हमसे एक पॉइंट आया था कि सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। वो कौन सा ऑर्गेनल बनाता है, हमने अच्छे से पढ़ा था इसके बारे में। तो बताइए प्लीज कौन सा आपको लगता है। हाँ जी, तो ये गोल्जी अपरेटस का काम होता है। तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है, ये क्या करता है, सिंपल शुगर लेता है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर बना देता है। बेसिकली इसमें देखा जाए तो मॉडिफिकेशन वाला जो काम है वो गोल्जी अपरेटस का होता है, इसलिए ये पॉइंट भी इसके अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन था राइबोसोम साइट किस चीज की है। ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस। तो जब हमने राइबोसोम पढ़ा था हमने देखा था कि वो किस चीज के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, है ना। तो इसलिए इसका काम क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस हमने देखा ही था कि सिंथेसिस होता है बनाना, यानी प्रोटीन बनाने के काम आता है राइबोसोम्स। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एटीपी की फुल फॉर्म। फॉर श्योर ये आने के चांसेस इस क्वेश्चन के, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है। हाँ जी, जिन्होंने ऑप्शन 2 बोला वो करेक्ट, एडिनोइज ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकारियोटिक सेल इज कंटेन्ड इन, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो यूकारियोटिक सेल में कहाँ रहती है। तो अगर हम देखा जाए जेनेटिक मतलब हमारी सारी की सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कौन सी एरिया में रहती हैं, देखा जाए तो हाँ जी, ओके। तो इसका आंसर है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। तो न्यूक्लियस एक तरीके से सेंटर पॉइंट होता है सेल का, जिसके अंदर सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है कि लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। क्या इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ईआर कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है या वेसिकल कहा जाता है। हाँ जी, इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ये आता ही आता है। पहले तो ये थ्योरी में आता था, अब एमसीक्यू हो गया तो ये आएगा ही। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑटोलाइसिस है। ऑटो मीन्स अपने आप और लाइसिस मीन्स डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो बेसिकली इस सेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड्स होते हैं, और लिक्विड्स इतने डेंजरस होते हैं कि जो भी आता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि जो भी आएगा उसको खा जाएगा। तो एक इसलिए क्या होता है, अगर ये गलती से भी फट गए तो ये क्या करेगा कि अपनी जो सेल है उसको भी बर्स्ट आउट करके वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टोरिंग, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूली फॉर्म प्रोटीन ऑकर्स। तो ये किस एरिया में होता है, कौन से ऑर्गेनल में होता है। हाँ जी, तो ये होता है गोल्जी बॉडी के अंदर। तो जिसने भी हमने गोल्जी बॉडी जब हमने पढ़ा था तो हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि उसको असेंबली एरिया या बेस स्टेशन भी बोलते हैं। एक तरीके से बीच में इंटरमीडिएट हो गया, जिसमें का काम होता है स्टोर करना, मॉडिफाई करना। जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में किया, पैकेज करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। ये सारा का सारा काम गोल्जी बॉडी का है। किस जगह पे, डिफरेंट टारगेट्स को। डिफरेंट टारगेट्स कौन से हो सकते हैं, सेल के अंदर या सेल के बाहर। इसलिए हमने बोला इनसाइड सेल या आउटसाइड सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरईआर डज प्रोटीन सिंथेसिस व्हाइल एससीआर डज। आरईआर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एससीआर हम पढ़ते ही आए हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बोल रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो एससीआर क्या करता है। तो हमें पता होगा कि एससीआर एक तरीके से सॉफ्ट वाली साइड है, तो वो क्या करता है, क्या करता है, हाँ जी, लिपिड सिंथेसिस करता है। तो लिपिड बनाता है आरईआर, एससीआर स्मूथ, हाँ जी। तो एससीआर क्या करता है, लिपिड बनाता है, ठीक है। तो इसका वेरिएशन आ जाए, अगर एससीआर दिया है और आरईआर निकालना है या आरईआर दिया है एससीआर निकालना है, तो दोनों के हमें पता होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, सेल विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज, जो सेल जो कि जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड एक तरीके से मतलब हुआ कि एडवांस हो गया। इन चीज़ों को हम ट्रिक से भी समझ सकते हैं। यहाँ वेल डिफाइंड लिखा है, इसका मतलब है कि एक तरीके से मैच्योर हो गया है। तो मैच्योर किस में होगा, देखा जाए तो यूकारियोटिक सेल में होगा, है ना। तो उसी हिसाब से हमारा आंसर आ गया यूकारियोट। तो अगर हम देखें तो वेल डिफाइंड बोल दिया तो यूकारियोट हो गया, अगर नॉन वेल डिफाइंड हुआ तो प्रोकारियोट आ जाएगा, ठीक है।
इन तरीकों से हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा, प्लीज इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेल के अंदर डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन में आ जाता है। अब इस केस में कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऑप्शन और ट्रिकी तरीके से दे दिए गए हैं, तो ध्यान से देख के इसको क्वेश्चन को कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में कितनी बार गलती हो जाती है, ठीक है। तो डीएनए बेसिकली हमें कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और प्लास्टिड के अंदर अपना डीएनए होता है, प्लास्टिक। इस केस में अगर हम देखें तो गोल्जी बॉडी ऐसा जिसका कोई डीएनए से कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं से कहीं तक दूर दूर तक, कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम, लाइसोसोम कहाँ से आते हैं, ओरिजिनेशन कहाँ से है, ईआर से है कि गोल्जी अपरेटस से है कि न्यूक्लियस से है कि माइटोकॉन्ड्रिया से। ये गोल्जी अपरेटस के टाइम पे आते हैं लाइसोसोम्स, है ना। जब हमने गोल्जी अपरेटस पढ़ा था तो उस टाइम हमने पढ़ा था। ओके, जो ऑर्गेनल विदाउट ए सेल मेम्ब्रेन, यानी वो ऑर्गेनल जिसकी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी सेल कवरिंग नहीं होती, उसको उनमें से इनमें से कौन सा है वो बताइए। हाँ जी, राइबोसोम एक ऐसा इनमें से ऑर्गेनल है जिसकी कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, अगला पॉइंट आ गया, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल में, कहाँ से सिंथेसाइज मतलब बनाए कहाँ से जाते हैं। तो इनमें से हमें ऑप्शन में से देखना है, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स कौन से में होंगे। हाँ जी, अभी हम पढ़ के ही आए थे कि स्मूथ ईआर के अंदर ये सब होता है, तो इसलिए इसका मतलब लिपिड मॉलिक्यूल हो गया स्मूथ ईआर के अंदर। क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्म चेंज हो सकता है, पर हमें ये देख के चलना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो लिपिड आ गया तो स्मूथ के लिए आ गया, प्रोटीन आ गया तो रफ के लिए आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किचन ऑफ द सेल। किचन क्या काम करता है भैया, किचन के अंदर खाना बनता है ना। तो इसी तरीके से सेल का किचन क्या हुआ, यानी कि सेल का भी कुछ खाना बन रहा है। खाना क्या हो गया, उसके अंदर जो भी फूड बनता है, ठीक है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट को उसका किचन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या से ज्यादा क्यों ज्यादा जरूरी है, उससे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो कभी गलत नहीं करेंगे। क्योंकि साइट ऑफ फूड प्रिपरेशन, तो प्लांट का जो फूड बनता है, यानी प्लांट के लिए खाना बनता है, ऐसा तो है नहीं कि प्लांट बिना कुछ खाए ही रहते होंगे। तो उनका लिए जो खाना बनता है वो कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो इसलिए उसको किचन बोला जाता है सेल का, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को किचन बोला जाता है सेल का। एमीबिया एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म। तो आपको क्वेश्चन आया कि एमीबिया अपना खाना एक्वायर करता है किस प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू। अब उस प्रोसेस का नाम बता दो भैया। तो अब हमें इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, अगर हमें ये सारे ऑप्शंस का पता होगा तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी आ जाए हमें पता होना चाहिए कि क्या है। तो इसमें देखा जाए तो 3 टाइप की वेरिएशंस है, एक एक्सोसाइटोसिस, एक एंडोसाइटोसिस और एक प्लाज्मोसाइटोसिस, ठीक है। ये 3 वेरिएशन है, चौथा ये मिक्स मैच है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो आंसर तो है हमारा एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडो होता क्या है, बेसिकली एंडो है कि प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सब्सटेंस इनसाइड ए सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी देखा जाए तो एंडो मतलब अंदर लेके आना, एंडो मतलब अंदर लेके आना, खाने को अंदर लेके आना, ठीक है। मैं खाना कहाँ, अंदर ही तो लेके जाऊंगा ना, मुंह में। तो इसका मतलब अगर एंडो से हो गया अंदर, तो एमीबिया खाना कैसे करता है, एंडो अंदर लेके जाता है, ठीक है। अगर एक्सो होता, एक्सोसाइटेड होता तो रिलीज होता है, बाहर रिलीज होना, यानी एक्सो मतलब एक्सटीरियर में जा रहा है, एक्स से एक्सटीरियर और एक्सो से बाहर जाना, ठीक है। इसलिए एक्सोसाइटिस तो हो नहीं सकता, ठीक है। खाना अंदर ही आ रहा है तो एंडो आ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें सेल वाटर लूज करता है जब एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन था कि कैसे एक्वायर करता है, और हमें बाकी ऑप्शंस भी पता होंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे बाकी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो कवरिंग हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच सेल ऑर्गेनल प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन सेल। तो यानी कि जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो पॉइजनस या ड्रग्स चली जाती हैं, जो क्योंकि सेल जाते रहते हैं सेल्स के अंदर, तो वो कौन काम करता है। तो हाँ जी, इसको कौन काम करता है, स्मूथ ईआर। तो स्मूथ ईआर का भी ये काम है। स्मूथ ईआर के अंदर क्या होता है, ये सब डिटॉक्सिफाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक तरीके से है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं, डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए एंड प्रोटीन या आरएनए के। हाँ जी, तो ये डीएनए और प्रोटीन दोनों के मिलके बने हुए हैं, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन है हु कॉइन द टर्म सेल, यानी सेल का टर्म किसने कॉइन किया था, किसने फाउंड किया था। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, एक है रॉबर्ट ब्राउन, एक है आर विर्चो, एक है रॉबर्ट हुक और एक है एंटोन वन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए, हम किताब में पढ़ते आ रहे हैं तो कि ये इन्होंने क्या क्या किया था, ताकि इससे हमारे पास अगर दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए तो वो कवर कर देगा इसको। तो इस केस में क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी, जिसने रॉबर्ट हुक बोला है वो करेक्ट है, अपने आपको पैट ऑन द बैक दे देना। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर और नेम किया था न्यूक्लियस इन द प्लांट सेल। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए भैया रॉबर्ट ब्राउन है। आर विर्चो ने क्या था, प्रेजेंट किया था आइडिया दैट सेल एग्जिस्टिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने कहा था यार ऐसा कुछ नहीं होता भैया कि नई सेल आती है, उन्होंने कहा था पुरानी सेल से ही नई सेल बनती है। तो ये मिस्टर आर विर्चो थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कॉइन किया था टर्म सेल को, और ये मिस्टर चौथे जो है एंटोन वॉन वाले, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने कि सेल को देखा था टेलीस्कोप के अंदर 1674 में। और फ्रीली फ्लोट लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में इन्होंने सबसे पहले, यही थे जिन्होंने कि सबसे पहली सेल घूमती देखी थी। ठीक है, तो इनको प्लीज यहाँ से याद कर लीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन ये फ्रेम किया, बाकी तीन भी घुमा फिरा के आ ही सकते हैं ना। अगला है कि व्हाट इज कॉल्ड द करेंसी ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देख लेना। ठीक है, तो करेंसी किसको कहते हैं? करेंसी क्या होता है? पैसा। पैसा क्या करता है? काम आता है भैया बिजनेस, आप कुछ भी खरीद बेच के लिए, है ना। तो इसी तरीके से किसको करेंसी कहा जाता है? सेल का एटीपी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये एनर्जी मॉलिक्यूल है जो सारे के सारे सेल को चाहिए होते हैं, बिकॉज इट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल। ये एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो कि सारे सेल्स को चाहिए होता है इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग विद इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि एक तरीके से एनर्जी मॉलिक्यूल जो भी चाहिए होते हैं वो यहाँ से आते हैं, इसलिए इसको सेल एनर्जी करेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये एक सोर्स है जहाँ से आएगा सब कुछ। अगर यहीं से नहीं आएगा तो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो सारे सेल्स को चाहिए होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना पैसा सबको चाहिए, वैसे इसी ये सबको चाहिए। क्या सबको चाहिए? एटीपी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड एज। सेल के कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हाँ जी, हम पूरा पढ़ते ही आ रहे हैं सेल का चैप्टर, तो सारे के सारे ऑर्गेनल्स के बारे में ही है, इसलिए आंसर हमारा हुआ ऑर्गेनल्स। यस। अगला क्वेश्चन है ओल्ड ऑर्गेनल्स वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट ए सेल कैन इंजेस्ट आर ब्रोकन डाउन इन। तो वो जो ले सकता है उसको ब्रोक करते हैं, तो किस में कहाँ पे ब्रोक डाउन होता है? राइबोसोम में होता है, लाइसोसोम में होता है, एससीआर में होता है या आरईआर में होता है? हाँ जी, जिनका आंसर लाइसोसोम था वो करेक्ट थे। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम आरईआर गोल्जी बॉडीज आल्सो फॉर्म। तो अगर देखा जाए तो वो कह रहा है कि एंजाइम की हेल्प से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी कुछ और बनाते हैं। इनमें से क्या बनाते हैं गोल्जी बॉडीज? हाँ जी, गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम्स बनाते हैं। इसका मतलब लाइसोसोम्स कहाँ बनता है? गोल्जी बॉडी के अंदर बनता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी कह लो, गोल्जी अपरेटस कह लो, गोल्जी कह लो, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, ओके, तो अब हम इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। बताइए भैया, हम लोगों की ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? जो आंसर देगा बेस्ट वो होगा बेस्ट। तो आंसर है हाँ जी, तो नर्व सेल इसका आंसर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले पार्ट 2 के साथ आते हैं और क्वेश्चंस को लेकर, और इसके बाद हम टिश्यूज़ के चैप्टर के ऊपर भी चलेंगे, ताकि एग्जाम्स के लिए आप इसको रेफर कर पाएँ और आप अच्छे से इसको स्कोर कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव ए ग्रेट डे। बाय।